नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए सेशन में। जैसा कि आपको पता है, कक्षा 6 के बाद हम कक्षा 7 जो हमारा राजस्थान है, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। ऑब्जेक्टिव माध्यम से तमाम सवालों को हल कर रहे थे। आज अपना है अध्याय नंबर 5, राजस्थान में व्यापार। राजस्थान में किस प्रकार की व्यापारिक क्रियाएं होती है, जो आपकी आरबीएससी की किताब कक्षा 7 जिसमें दे रखा है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बगैर किसी देरी के शुरुआत करते हैं भाई। अब यदि चैनल पर नए हो तो रेगुलर क्लासें लेते रहें, जुड़ जाएं और अपने यार दोस्तों को भी जरूर शेयर करें यदि आपको लगता है कि बहुत अच्छा मटेरियल यहाँ पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। आज का पहला सवाल है, कृषि आधारित उद्योगों को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया गया है। जो कृषि आधारित उद्योग है, देखिए सबसे पहले तो कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, जिनके लिए जिनके लिए जिन उद्योगों के लिए कच्चा माल कहां से आता है, खेतों से आता है, या कृषि उपज से जिनको कच्चा माल मिलता है, वो कृषि आधारित उद्योग होते हैं भाई। जिनको कच्चा माल कृषि उपज से मिलता है वो कृषि आधारित उद्योग होते हैं। तो कृषि आधारित उद्योगों को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया गया है, वो आपके दो श्रेणियां हैं। कौन सी? एक तो है बृहद श्रेणी और दूसरी है लघु एवं कुटीर श्रेणी। आपकी आरबीएससी की किताब के अकॉर्डिंग जो है, कृषि आधारित उद्योगों को कितनी श्रेणियों में, दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है। वृहद श्रेणी, लघु एवं कुटीर श्रेणी। लघु एवं कुटीर श्रेणी को एक ही श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग कौन सा है, कौन सी श्रेणी का उद्योग है? क्या ये वृहद श्रेणी का उद्योग है, लघु एवं कुटीर उद्योग का है, या उपयुक्त दोनों इसमें आएगा, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, सूती वस्त्र उद्योग है, ये राजस्थान का पुराना सबसे पुराना कृषि आधारित कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग, सबसे बड़ा उद्योग, सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग, सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग, सर्वाधिक महिलाएं भी इसमें काम करती है भाई। सर्वाधिक महिला श्रमिक इसमें काम करती है, सूती वस्त्र उद्योग में। तो इतनी बातें साथ साथ में आप याद रखोगे। सूती वस्त्र उद्योग वृहद उद्योग में शामिल है भाई। कौन से में? वृहद उद्योग में शामिल है। ये राजस्थान का सबसे पुराना है, कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग है, सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है, और सर्वाधिक महिला श्रमिक इसी उद्योग में काम करती है। आगे चलिए। राजस्थान का प्राचीनतम परंपरागत संगठित एवं सर्वाधिक रोजगार देने वाला सबसे बड़ा उद्योग है। तो हमने देख लिया इसको, कौन सा उद्योग है? सूती वस्त्र उद्योग। जो चीनी उद्योग है, ये सूती वस्त्र उद्योग के बाद कौन से? राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग। दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? चीनी उद्योग। अगला सवाल लेते हैं भाई। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी है। तो देखते हैं, क्या वो द कृष्णा मिल्स लिमिटेड है, या एडवर्ड मिल्स है, या विजयनगर मिल है, या महालक्ष्मी मिल है। तो देखिए, पोस्टमार्टम करके देखते हैं चारों ऑप्शनों को। राजस्थान की जो पहली सूती वस्त्र मिल है वो तो है दे कृष्णा मिल्स। दे कृष्णा मिल्स लिमिटेड कब स्थापित की गई भाई? 8889, 1889 में। कहां पर? ब्यावर।
कहां पर? ब्यावर में। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल 1889 में कहां पर? ब्यावर अजमेर में। किनके द्वारा भाई? सेठ दामोदर दास। सेठ दामोदर दास द्वारा, ये एक व्यक्ति विशेष द्वारा स्थापित थी। तो ये भाई कौन से क्षेत्र की थी? निजी क्षेत्र की। कौन से क्षेत्र की थी? निजी क्षेत्र की थी। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 में स्थापित की गई। कहां पर? ब्यावर अजमेर में। किनके द्वारा? सेठ दामोदर दास के द्वारा। ये एक निजी क्षेत्र की मिल है भाई। ये आप तीन देख रहे हो, एडवर्ड मिल, विजयनगर मिल, महालक्ष्मी मिल। सबसे पहले देख लेते हैं कि यह कहां पर है। एडवर्ड है ब्यावर अजमेर में। कहां पर? ब्यावर अजमेर में। विजयनगर है विजयनगर अजमेर में। कहां पर है? विजयनगर अजमेर में। और महालक्ष्मी है, ये है ब्यावर अजमेर में। देखिए ये जो तीनों मिले हैं, ये कौन से क्षेत्र की है? ये सार्वजनिक क्षेत्र की है। कौन से क्षेत्र की है? सार्वजनिक क्षेत्र की है भाई। राजस्थान में सूती वस्त्र की जो ये तीन मिलें हैं, एडवर्ड, विजयनगर और महालक्ष्मी, ये सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें हैं। इनके याद रखने की एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं भाई। देखिए इसको याद रखना है, एडवर्ड की महान विजय। एडवर्ड की महान विजय। इस ट्रिक से आपको जानकारी हो जाएगी कि राजस्थान में जो सार्वजनिक क्षेत्र की सूती वस्त्र मिले हैं वो कौन कौन सी। देखिए एडवर्ड से एडवर्ड आ गई, महान से महान निकालना है भाई, महालक्ष्मी आ गई, और विजय से विजयनगर आ जाएगी। ये तीन राजस्थान में सार्वजनिक उपक्रम वाली मिलें हैं भाई। आगे देखते हैं। राजस्थान की सहकारी सूती वस्त्र मिल कौन सी है? सहकारी मतलब जिसमें कुछ हिस्सा निजी क्षेत्र का भी हो, कुछ हिस्सा गवर्नमेंट का भी हो, वो सहकारी क्षेत्र की कहलाती है भाई। तो राजस्थान की सहकारी सूती वस्त्र मिल कौन सी नहीं है? आपको नहीं बताना है। आप एग्जाम में जब सवाल हल करो तो आपको यहां पर फोकस करना है कि हाँ पूछा है या नहीं पूछा है। कई बार अभ्यर्थी यहां पर मात खा जाते हैं, पूरा सवाल पढ़ते ही नहीं है। क्या करते हैं? सवाल पढ़ते ही नहीं है, फिर आपको लगता है कि मैंने गलती कर दी पढ़ने में, और एक गलती आपको 10 साल पीछे ले जा सकती है भाई। कितने साल? 10 साल पीछे। एक मेरे को जहां तक याद है, एक बार सवाल आया था 3rd ग्रेड भर्ती में। मैं वो चीज बता रहा हूं कि कई बार एग्जाम में अभ्यर्थी कहाँ गलती करता है, सवाल को पूरा पढ़ता ही नहीं, पता नहीं कितनी जल्दबाजी रहती है। बल्कि टीचर के एग्जाम में तो बहुत टाइम मिलता है भाई, बहुत टाइम मिलता है, लेकिन जल्दबाजी रहती है कि ये तो बहुत ईजी है। कई बार हम ईजी ले लेते हैं, वो अपने पे ही भारी पड़ जाता है। एक बार टीचर एग्जाम में सवाल आया था जिसमें पूछा था महाराणा प्रताप के हाथी का नाम। उसमें पूछा था महाराणा प्रताप के हाथी का नाम बताओ। तो महाराणा प्रताप इतना पढ़ा और सीधा उनको ऑप्शन दिखा, ए बे से और दे। ये 4 ऑप्शन दिखे सीधे ही महाराणा प्रताप पढ़ते ही, और पहले ऑप्शन में दे रखा था चेतक। अब क्या है, ज्यादातर हम घोड़े का ही नाम पढ़ते हैं, तो 90% लोगों ने टिक कर दिया चेतक। ये हकीकत है। और जब घर आकर देखा और जब सवाल मिलाए कि मेरे इतने सही हो रहे हैं, तो इसको राइट भी मान लिया। लेकिन जब ध्यान से देखा और सवाल को पढ़ा कि सवाल में महाराणा प्रताप के हाथी का नाम पूछा है, जो यहां पर राम प्रसाद था, ये यहां पर नाम दिया गया था। 3 नंबर ऑप्शन पर था, लेकिन क्या है, अभ्यर्थी ने जल्दीबाजी में गलती कर दी। और कई साथी तो ऐसे होंगे जो एक आधे नंबर से रहे और वो गलती आज तक भी भुगत रहे होंगे। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। क्या हाँ पूछा है या नहीं पूछा, याद रखना है। तो राजस्थान की सहकारी सूती वस्त्र मिलें कौन कौन सी? राजस्थान सहकारी कतई मिल कहां पर है? राजस्थान सहकारी कतई मिल गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। कहां पर? गुलाबपुरा भीलवाड़ा। यह सहकारी सूती वस्त्र मिल है।
गंगापुर सहकारी कतई मिल, ये कहां पर है? देखिए गंगापुर नाम आया तो आप सोच रहे होंगे गंगानगर में। गंगापुर सहकारी कतई मिल भीलवाड़ा में है भाई। श्री गंगानगर सहकारी मिल, अब श्री गंगानगर नाम आया तो आप सोच रहे होंगे कि गंगानगर में होगी। ये कहां पर है? ये हनुमानगढ़ में। तो ये तीनों किसमें है? ये तो आपके सहकारी सूती वस्त्र में आएगी। और एडवर्ड है जो किसमें? सार्वजनिक है भाई। सार्वजनिक क्षेत्र की तीन कौन कौन सी है? एडवर्ड, विजयनगर और महालक्ष्मी, याद रखोगे। तो राजस्थान सहकारी कतई मिल गुलाबपुरा भीलवाड़ा और गंगापुर भीलवाड़ा और श्री गंगानगर हनुमानगढ़, ये तीनों मिले किसमें आएगी? सहकारी सूती वस्त्र में। अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान में निम्न में से कौन सी चीनी मिलें स्थित है भाई? राजस्थान में कौन कौन सी चीनी मिलें स्थित है? मेवाड़ शुगर मिल, मेवाड़ शुगर मिल्स चित्तौड़गढ़ कहां पर है? मेवाड़ शुगर मिल्स चित्तौड़गढ़ राजस्थान की पहली चीनी मिल। राजस्थान की पहली चीनी मिल। अगला देखिए, गंगानगर शुगर मिल्स, श्री गंगानगर, केशोराय पाटन शुगर मिल्स, तो ये तीनों ही है भाई। राजस्थान में ये तीनों ही मिलें स्थित है। किसकी? चीनी की। मेवाड़ शुगर मिल चित्तौड़गढ़ में है, जो राजस्थान की पहली चीनी मिल है। कौन से क्षेत्र की है? ये निजी क्षेत्र की है भाई। कौन से क्षेत्र की है? निजी क्षेत्र की है। गंगानगर शुगर मिल्स कहां पर है? गंगानगर में है। ये कौन से क्षेत्र की है? ये सार्वजनिक क्षेत्र की है। सार्वजनिक क्षेत्र की है। मेवाड़ शुगर मिल्स चित्तौड़गढ़ जो कहां पर है? भोपाल सागर में, याद रखना भाई, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। केशोराय पाटन शुगर मिल्स, ये भी राजस्थान में चीनी की मिल है। ये कौन से क्षेत्र की है? ये सहकारी क्षेत्र की है। तो ये तीनों भी आप याद रखोगे। देखिए थोड़ी और मैंने हल्का सा डीपली रहने का प्रयत्न किया है। इतना डीपली आपके कक्षा 7 में नहीं दे रखा है, लेकिन थोड़ा डीपली, क्योंकि हम जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो अगल बगल की थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं उनको भी समाहित करें, ताकि आपको मैटर भी थोड़ा अच्छा मिल जाए। थोड़ी क्लास भी आपको लगेगी 2-4 मिनट में नहीं समेटा है, बल्कि 5-10 मिनट अच्छा आपको कुछ मैटर मिले, इस कारण थोड़ा अगल बगल से भी समेटने का प्रयास किया है। तो राजस्थान में ये तीनों है भाई। मेवाड़ शुगर मिल्स निजी क्षेत्र की है, गंगानगर किसकी है? सार्वजनिक है, और केशोराय पाटन ये सहकारी है। तीनों याद रखोगे। आगे चलते हैं, खाद्य तेल, जो खाने योग्य तेल या जो खाने के लिए उपयोग में लिया जाता है या जो भोजन बनाने के उपयोग में लिया जाता है। खाद्य तेल गुड़, खांडसारी एवं दाल उद्योग किसमें आता है? तो ये देखिए वृहद उद्योग में नहीं आएगा भाई, ये आएगा लघु एवं कुटीर उद्योग में। किसमें आएगा? लघु एवं कुटीर उद्योग में। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्न में से कृषि आधारित उद्योग नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख के बताना है कि इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है। देखिए, खादी सिल्क उद्योग, खादी सिल्क उद्योग, खादी नाम आया से आपको पता चल रहा है ना खादी कहां से प्राप्त की जाती है। तो ये भाई किसमें है? ये कृषि आधारित उद्योग है। घानी तेल उद्योग, ये भी आपको पता चल गया होगा। घानी तेल उद्योग किसमें आएगा? कृषि आधारित। जैसे तेल किसका? सरसों मूंगफली, तो किसमें आएगा? कृषि में आएगा। शहद उद्योग किसमें आएगा? कृषि आधारित उद्योग है। जो नमक उद्योग है ये किसमें आएगा? ये रसायन आधारित उद्योग है भाई। किस पर आधारित है? रसायन पर आधारित उद्योग है नमक उद्योग। आया है एक बार ऐसा का ऐसा सवाल, तो याद रखोगे भाई। कृषि आधारित उद्योग, खादी सिल्क उद्योग है। ये कोई ऑप्शन अलग से नहीं बनाए गए हैं, ये कई बार आपको ऐसे अचंभित करने वाले एग्जाम में आते हैं, आप सोचते हो कहां से आया ये सवाल। ये लाइनें दे रखी है आपकी आरबीएससी की किताब में, खादी सिल्क, ऐसे सोचने पे जिसने नहीं पढ़ा है तो एक बार तो सोचता है कि ये कृषि आधारित है या कोई और आधारित है, रसायन आधारित है या खनिज आधारित है। तो आपको याद रखना है कृषि सिल्क किस पर है? कृषि पर आधारित है। घानी तेल कृषि पर है। शहद किस पर है? कृषि पर है। नमक किस पर है? रसायन पर है। आगे चलिए, ये भी जाने, आपकी आरबीसी की किताब में दे रखा है, ये भी जाने तो जानना है। प्रसंस्करण क्या है?
अरे जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को क्या कर देते हैं, परिवर्तन करके पदार्थ के रूप में क्या बदल देते हैं, तो वो प्रसंस्करण कहलाता है। देख लेते हैं, वे प्रक्रिया जिसके द्वारा कृषि उत्पादकों, कौन, कृषि उत्पादकों, विशेषकर वे उत्पादक जो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। अरे कृषि द्वारा उत्पादित वे उत्पादक जो शीघ्र ही नष्ट होने वाले हो को खाद्य पदार्थ के रूप में, इसमें खाद्य पदार्थ के रूप में रूपांतरित किया जाता है, जिससे कि उनका लंबे समय तक उपयोग हो सके। वो क्या कहलाता है, वो प्रोसेसिंग कहलाता है भाई। प्रोसेसिंग या प्रसंस्करण जिसे कहते हैं, याद रखोगे, प्रसंस्करण प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, वे प्रक्रिया जिसके द्वारा कृषि उत्पादित जो वस्तुएं हैं जो जल्दी नष्ट होने वाली हो, उनको किसमें, खाद्य पदार्थों के रूप में बदल दिया जाता है ताकि लंबे समय तक उनका उपयोग किया जा सकता है। वो प्रोसेसिंग या प्रसंस्करण कहलाता है। आगे चलिए, किसी अन्य देश, किसी अन्य देश या राज्य, किसी अन्य देश या राज्य से वस्तुओं को मंगवाना कहलाता है भाई। किसी भी अन्य देश या राज्य से वस्तुओं को मंगवाना क्या कहलाता है, मतलब अपने पास कमी है, अपने को जरूरत है, अपन मंगवा रहे हैं, तो मंगवाना क्या कहलाता है भाई, आया, हमारे पास आया क्योंकि हमें जरूरत है, आया तो उसको आयात बोलेंगे। निर्यात, अरे जिनकी अपने पास कमी नहीं है बल्कि अपने पास बहुतायत में है, मतलब अधिक है, हम लोगों को भेजने में सक्षम है, तो वो निर्यात कहलाता है। अगले को भेजना, अगले को भेजना क्या कहलाता है, निर्यात कहलाता है। किसी भी देश की स्थिति का पता लगाने के लिए ये दो शब्द आप आसानी से उपयोग में लेकर समझ सकते हो कि उस देश या राज्य की स्थिति कैसी है। यदि वो देश या राज्य निर्यात ज्यादा करता है तो वो सुदृढ़ है, उसके पास क्या है, निर्यात करने के लिए बहुत सारी सामग्री है। जो आयात करता है वो कहीं ना कहीं विकासशील की श्रेणी में है या अभी भी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि वो जरूरत की चीजें खुद उत्पादित नहीं करता, उनको दूसरे से मंगवानी पड़ रही है। तो किसी अन्य देश या राज्य से वस्तुओं को मंगवाना क्या कहलाता है, आयात, अपने पास जो आया वो आयात कहलाता है। निर्यात, जिस सामग्री की अपने पास क्या है, कमी नहीं है बल्कि एक्स्ट्रा है, उनको हम अगले को बेच रहे हैं या भेज रहे हैं, वो क्या कहलाता है, वो निर्यात कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है आयात। किसी दूसरे को भेजना या बेचना वो क्या कहलाता है, निर्यात। और ये जब दोनों प्रक्रिया होती है तो वो सामूहिक रूप से क्या कहलाती है, उसको व्यापार कहते हैं। व्यापार में क्या है, आयात और निर्यात शामिल है भाई। आयात और निर्यात की जब प्रक्रिया होती है तो वो व्यापार कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। अगला सवाल देख लेते हैं, जब व्यापार एक राज्य का अन्य राज्य से हो तो वो व्यापार कहलाता है। जब किसी देश की सीमा के अंदर, किसी एक देश की सीमा के अंदर आपसी जो उस देश के राज्य होते हैं वो आपस में जब व्यापार करते हैं तो वो क्या कहलाता है। जैसे अपना देश है भाई, देश में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। जब उन 28 राज्यों में आपस में व्यापार होता है तो वो क्या कहलाता है, वो अंतरराज्यीय व्यापार कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतरराज्यीय व्यापार कहलाता है, या फिर उसे राष्ट्रीय व्यापार भी कहते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो 1 और 3 है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार वो कहते हैं या उसे कहते हैं जब दो या दो से अधिक देशों के बीच हो। वो क्या कहलाता है, वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। मतलब है जिस व्यापार प्रक्रिया में 2 या 2 से अधिक देश शामिल हो तो वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। जब एक देश की सीमा के अंदर राज्य आपस में व्यापार करते हैं तो वो अंतरराज्यीय या राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अगला सवाल देखते हैं भाई, राजस्थान से निर्यात की जाने वाली निम्न वस्तुएं हैं। मतलब है अपने राजस्थान से निर्यात जो अपने पास खूब है, हम दूसरे लोगों को भेज रहे हैं, वो कौन कौन से, बाजरा, देखिए बाजार लिख दिया यहाँ पर भाई, बाजरा, बाजरा, बाजरा अपने पास खूब होता है। राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ होता है, अलवर में होता है। संगमरमर, संगमरमर क्या है, अपने पास खूब होता है। राजस्थान में सबसे बड़ी मंडी भी है कहाँ पर, संगमरमर की, किशनगढ़ में है। सर्वाधिक संगमरमर कहाँ पर, राजसमंद में होता है। अच्छी क्वालिटी का कहाँ मिलता है, वो मिलता है आपके मकराना में। तो संगमरमर खूब होता है
विदेशों को यहाँ से भेजा जाता है। सरसों का तेल भी यहाँ पर खूब, मतलब सरसों के उत्पादन में देश में नंबर 1 कौन है? अपना राजस्थान है। तो सरसों उत्पादन में या सरसों के तेल में भी अपन नंबर 1 है। तो लोगों को हम भेजने में माहिर है, या अपने पास उतना है जितना हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के बाद लोगों को भेज सकते हैं। सूत निर्मित सामग्री, सूत से बनी जो वस्तु है वो भी अपने पास क्या है? ज्यादा है। तो हम इन सभी चीजों का क्या कर सकते हैं? निर्यात कर सकते हैं या करते हैं। तो राजस्थान से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं कौन सी है? और भी है, लेकिन जो यहाँ पर दे रखी है वो तो सारी है। बाजरा हम निर्यात करते हैं, संगमरमर करते हैं, सरसों का तेल करते हैं, सूत निर्मित सामग्री भी करते हैं। अब राजस्थान आयात किनका करता है भाई? आयात किनका करता है? चावल का करता है, क्योंकि चावल अपने नहीं होता। यहाँ पर चावल होता है पश्चिम बंगाल, बिहार, उधर चावल ज्यादा होता है। मिट्टी का तेल, अपने मिट्टी का तेल नहीं निकाला जाता, तो मिट्टी का तेल भी हमें क्या करना पड़ता है? आयात करना पड़ता है। बिजली के सामान भी हमें आयात करने पड़ते हैं। परिवहन के उपकरण भी हमें आयात करना पड़ता है। तो राजस्थान इन तमाम चीजों का क्या करता है? आयात करता है। चावल, मिट्टी का तेल, बिजली के सामान, परिवहन उपकरण, इनका राजस्थान आयात करता है। आगे देखिए, राजस्थान से कई वस्तुएं दूसरे देशों को भी निर्यात की जाती है। मतलब अपन देश के राज्य ही नहीं, विश्व के अनेक देशों को भी वस्तुएं बेचते हैं। दूसरे देशों को वस्तुएं बेचते हैं, निर्यात करते हैं। इनमें मुख्य रूप से कपड़ा, अपना यहाँ का कपड़ा आ जाता है भाई, जवाहरात जाते हैं यहाँ से, आभूषण जाते हैं, संगमरमर जाता है, ग्रेनाइट जाता है, अब्रक जाता है। अब्रक नगरी कौन सी है? भीलवाड़ा। वस्त्र नगरी कौन सी? भीलवाड़ा। पत्थर की वस्तुएं जाती है, ऊन व ऊनी कपड़े जाते हैं, रासायनिक एवं संबंधित उत्पाद जाते हैं, हस्तशिल्प यहाँ से जाता है, चमड़ा एवं चर्म उत्पाद यहाँ से विदेशों को जाते हैं, तैयार वस्त्र जाता है, अभियांत्रिकी, कृषि, खाद्य उत्पाद, दरिया और कालीन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि सम्मिलित है। इन सामान या इन चीजों का हम क्या करते हैं? दूसरे देशों को भी निर्यात करते हैं। तो राजस्थान से ये वस्तुएं किनको भेजी जाती है? विदेशों को भेजी जाती है। अगला सवाल, राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत कितने निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है भाई? मतलब है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार है निर्यातकों को पुरस्कृत करती है, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें पुरस्कार देती है। तो हर साल श्रेष्ठ, कितने श्रेष्ठ? श्रेष्ठ 35 जो निर्यातक होते हैं उनको क्या करती है? राज्य सरकार पुरस्कृत करती है भाई। कितनों को? 35 को। निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उद्यमियों को अपना निर्यात व्यापार प्रारंभ करने के लिए 2 दिवसीय क्या किया जाता है? प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो ये गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई स्कीम है भाई। आगे देख लेते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कौन सी? 2019 का निर्माण किया है, जो राज्य में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि उत्पादकों की निर्यात संभावनाओं को तलाश कर उन अवसरों का लाभ उठाने के प्रावधान करती है। ये नीति राज्य में कृषि उत्पादकों के निर्यात हेतु व्यवसायियों को क्या करती है? प्रोत्साहन देती है भाई। तो ये अपना छोटा सा टॉपिक जो आज था, इस अध्याय को हम कवर कर चुके हैं। और जो हमने स्लाइड में पढ़ा है, इसके अलावा इस अध्याय से एक भी सवाल नहीं बनेगा, बल्कि हमने 2-4 सवाल एक्स्ट्रा बनाने का ही प्रयत्न किया है। पूरी आरबीएससी को समेटने के लिए, पूरी आरबीएससी को ऑब्जेक्टिव माध्यम से कवर करने के लिए, सरल शब्दों में पढ़ने के लिए और अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी करने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अपने यार दोस्तों को भी जरूर जोड़े। और क्लास की इंफॉर्मेशन के लिए अपना यूट्यूब चैनल तो है ही, इसके साथ ही एक टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है गोल गुरु एकेडमी के नाम से, उसको भी जरूर ज्वाइन करें भाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।